27 मार्च 1977 बोइंग 747 पैसेंजर जेट KLM फ्लाइट 4805 अपने रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। कोहरा होने के कारण रनवे कुछ ही मीटर्स तक विजिबल हो पा रहा था। प्लेन अपने रनवे से उठना शुरू ही करता है कि तभी उसको सामने से आता हुआ दूसरा प्लेन दिखाई देता है और कुछ ही पलों में दोनों प्लेन तबाह हो जाते हैं। The mist hampered would-be rescuers throughout the night. When it lifted with the dawn, even those who'd been on the scene through the hours of darkness were shocked by the carnage. Both aircraft had been ripped into pieces. Few and far between of the many thousands of these pieces were those recognizable as having only a few hours before been part of an aircraft. Both planes burst instantly into flames at the moment of impact. Thousands of jagged fragments were thrown out and scattered over a 200-yard stretch of the run. कहानी शुरू होती है स्पेन के कनेरी आइलैंड के ग्रैन कैनरी एयरपोर्ट से। यहाँ दोपहर के वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के पहले अथॉरिटीज़ को एक वार्निंग कॉल आता है, जिसके बाद ब्लास्ट होता है और फिर दोबारा एक वार्निंग कॉल आता है, जिसके चलते एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है और आने वाली सभी फ्लाइट्स को टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। इन्हीं में से दो प्लेन्स थे, नीदरलैंड्स की फ्लाइट KLM 4805 एंड अमेरिकन फ्लाइट PAN AM 1736। और तो और टेनेरिफ एयरपोर्ट के बारे में जानने लायक बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक ही रनवे था। दोनों फ्लाइट कई घंटों तक एयरपोर्ट के टैक्सीवेज पर ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार करती रही और साथ ही साथ मौसम भी बिगड़ता जा रहा था। भारी बारिश के बाद विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और दोनों फ्लाइट के पायलट्स को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए काफी जल्दी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद एयरपोर्ट खुल गया और अब दोनों फ्लाइट टेनेरिफ एयरपोर्ट से जा सकती थी, लेकिन नीदरलैंड का प्लेन तब तक फ्यूल फिलिंग करवाने लगा, जिससे अमेरिकन फ्लाइट का रास्ता ब्लॉक हो गया और दोनों फ्लाइट और कुछ वक्त के लिए लेट हो गई। फ्यूल भर जाने के बाद नीदरलैंड के प्लेन को टेक ऑफ के लिए पोजीशन होल्ड करने के लिए ऑर्डर मिला और साथ ही अमेरिकन प्लेन को रास्ता खाली करने के लिए टैक्सीवे 3 में जाने का ऑर्डर दिया गया। दोनों प्लेन्स एक ही रनवे पर एक के पीछे एक चल रहे थे। अमेरिकन प्लेन के पायलट्स को थर्ड और फोर्थ टैक्सीवे में कंफ्यूजन था, क्योंकि थर्ड टैक्सीवे का टर्न काफी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने फोर्थ टैक्सीवे में जाने का मैसेज कंट्रोल टावर को दिया। दोनों प्लेन्स एक दूसरे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं देख सकता था। लेकिन बिगड़े मौसम की वजह से कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था और अमेरिकन प्लेन कमांड सुनने में कंफ्यूज हो गया था। वहीं नीदरलैंड के प्लेन को कंट्रोल टावर से अभी तक टेक ऑफ का कोई कमांड नहीं मिला था, लेकिन कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से उन्हें कुछ टेक ऑफ जैसा सुनाई दिया, जिसे वो परमिशन मानकर टेक ऑफ के लिए चलना शुरू कर दिए। अमेरिकन प्लेन अभी भी रनवे पर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल टावर को मैसेज दिया कि हम रनवे क्लियर कर चुके हैं। इस वक्त तक नीदरलैंड का प्लेन काफी तेज रफ्तार पकड़ चुका था। जैसे ही नीदरलैंड के प्लेन के पायलट को अमेरिकन प्लेन दिखाई दिया, तब तक काफी देर हो चुकी थी और प्लेन्स की बहुत जोरदार टक्कर हुई, जिससे प्लेन्स में काफी भयानक आग लग गई और दोनों प्लेन्स तबाह हो गए। इस हादसे में 583 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आज भी इस हादसे को एविएशन हिस्ट्री में डेडलीस्ट डिजास्टर माना जाता है। इस हादसे के बाद एविएशन में कई बदलाव किए गए, जैसे कि जब भी एक्चुअल टेक ऑफ के लिए कमांड देना होगा तभी कंट्रोल टावर टेक ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा हर वक्त डिपार्चर वर्ड यूज किया जाएगा। जो भी प्लेन्स रनवे पर टेक ऑफ के लिए खड़े होंगे उनको कमांड से पहले होल्ड पोजीशन एज अ प्रीफिक्स बोला जाएगा और स्पेन गवर्नमेंट ने ग्राउंड पर रडार सिस्टम लगवाया ताकि फिर कभी ऐसा हादसा ना हो।